नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स का टॉपिक नंबर आज का 24। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? 24 नंबर टॉपिक है कथन। अपन ने इसमें कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ेंगे? कथन एवं तर्क, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कथन एवं कार्यवाहियाँ और कथन एवं पूर्व धारणाएं। यानी कि दोस्तों, कथन एवं तर्क क्या है, कार्यवाहियाँ क्या होती है और अवधारणाएं क्या होती है। जैसे अपन ने न्याय वाक्य या न्याय निगमन में अपन ने पढ़ा था कथन एवं निष्कर्ष, वैसे ही अपन कथन एवं तर्क पढ़ेंगे, कथन एवं कार्यवाहियाँ पढ़ेंगे इसमें, और कथन एवं पूर्व धारणाएं पढ़ेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन होता है दोस्तों जस्ट सब्सक्राइब के पास में, उसको ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, ताकि आपको कहीं वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया दोस्तों, और अपना भी लास्ट टॉपिक इससे अगला है इनपुट आउटपुट, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और इनपुट आउटपुट के बाद में आपका जो भी ये क्रैश कोर्स का जो टॉपिक थे 25, वो मैंने 25 क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया है, करवा दूंगा। बस थोड़ा सा रहा, एक टॉपिक रहा है, एक ये चल ही रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप ज़रूर इन वीडियो को बार बार देखना दोस्तों। राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में कन्फर्मली है कि क्वेश्चन यहीं से आने हैं। देखो, अपने रीजनिंग हुई, मैथ्स हुई, इनमें ओनली संख्याएँ चेंज होती है, कंसेप्ट वही रहते हैं। तो आपको मेन है कंसेप्ट देखना। कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हुबहू एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो देखो, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। इस चैप्टर में आपके कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी दोस्तों कि भाई शॉर्ट ट्रिक लगा दो सर, कोई ऐसी ट्रिक कुछ नहीं होती है। जो बात कथन के अंदर कहा गई है, अब कथन में जो बात कही है, उस कथन के अकॉर्डिंग अपने को तर्क यानी जो लॉजिक है वो निकालना है कि क्या वास्तविकता में निश्चित रूप से जो चीज़ है उसी को बताना है दोस्तों। ये नहीं कि अपन आवश्यकता के अकॉर्डिंग भारत देखिए, जो देश के हित में, जो समाज के हित में जो भी अपनी भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग जवाब देना, जो देश के हित में हो, समाज के हित में हो। और इस कथन में जो दिया हुआ है वास्तविकता में जो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जो अपने समाज के लिए हित में होगा, वही अपन करेंगे। ये नहीं कि अपन इसका व्यक्तिगत आंसर नहीं दे सकते दोस्तों। व्यक्तिगत का मतलब है कि मैं मेरी इच्छा के अनुसार इसका आंसर दे दूं, तो वो मान्य नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि देखो, व्यक्तिगत अपन जो भी सोचते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने विचार हैं उसमें। तो अपने विचार से इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, बड़े सोच के और पूरी देश राष्ट्र को लेके उसके हित में। जैसे यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान दिया है, तो पूरे राष्ट्र के एक कोई शैक्षणिक संस्थान के बारे में अपन चर्चा नहीं करके पूरे राष्ट्र के जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसके बारे में अवलोकन करके पूरा कंप्लीटली उसके बारे में अपन आंसर देंगे। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। टॉपिक यूँ सोचो तो सबसे हार्ड है, क्योंकि इसमें कई फैक्ट, और एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पिछली बार एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन, हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हैं, वो इसी चैप्टर से आए हैं, कथन एवं तर्क, कार्यवाहियाँ एवं पूर्व धारणाएं। दोस्तों, मेरी जितनी कोशिश है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यही है कि इस वीडियो को आप बार बार देखें, ताकि आपके समझ में आ जाए कि मुझे किस हिसाब से देना है। कोई भी अगर तुलना कर रहा है, किसी के प्रति तुलनात्मक कोई भी बात हो जाए, कोई भी तुलनात्मक कार्य हो जाए, तो वो हमेशा जो आपका तर्क है या निष्कर्ष है वो आपका हमेशा ही नेगेटिव निकलेगा, यानी गलत निकलेगा। ये भी ध्यान रखना है। तो अपने को एक तो किस चीज़ का ध्यान रखना, व्यक्तिगत इसमें कोई अपना विचार व्यक्त नहीं करना है, अपने हिसाब से आंसर नहीं देना है दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है कथन, क्या विद्यार्थियों पर, क्या वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या विद्यार्थियों पर शैक्षणिक संस्थाओं में यूनियन के क्रियाकलापों में भाग लेने वाले को प्रतिबंधित करना चाहिए। यूनियन, देखो दोस्तों, यूनियन बनाना,
यूनियन का मतलब जानते होंगे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको कि जैसे कि आपके शैक्षणिक संस्थान जैसे कॉलेज वगैरह होती है, उनमें इलेक्शन होते हैं, तो वो अलग अलग पार्टी के जैसे यूनियन बन जाती है कि ये इसकी पार्टी है, ये इसकी पार्टी है, और यूनियन के क्रियाकलापों अलग अलग बनती है यूनियन, उनके कोई क्रियाकलाप है, कार्य करना है ना, अलग अलग क्रियाएं करना, क्या उनमें भाग लेने को प्रतिबंधित करना चाहिए? यूनियन का मतलब होता है एक ग्रुप में, तो एक ग्रुप में कोई अगर क्रियाकलाप यानी कि कोई कार्यक्रम करवाएं, अपन कोई यूनियन बनाकर उसमें ग्रुपिंग में भाई इतने को ये काम करना है, इतने को ये प्रक्रिया करनी है, क्या उनको भाग लेने को प्रतिबंधित करना चाहिए? ये कह रहा है, वापस पढ़िए, देखो क्या कह रहा है, क्या विद्यार्थियों पर शैक्षणिक संस्थाओं में यूनियन के क्रियाकलापों में भाग लेने को प्रतिबंधित करना चाहिए? ये वो पूछ रहा है अपने से, तो अपने ये कह दिया कि हाँ, विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हैं, यूनियन के क्रियाकलाप के लिप्त होने के लिए नहीं। क्या ये सत्य बात है? बताइए मुझे। दूसरा कह रहा नहीं, वह विद्यार्थी जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ अवसर मिलने चाहिए। क्या मुझे ये बताओ, जैसे यूनियन के क्रियाकलाप का मतलब मैंने समझा दिया, कैसे कि आपको ग्रुपिंग डांस करना है अलग अलग क्रियाएं जो ग्रुप में, यूनियन में, अकेला नहीं, यूनियन में, जैसे 5-7 लड़कों के दिए कि ये गेम्स खेलना है, ये भी एक क्या हो गए, यूनियन के क्रियाकलाप हो गई, तो क्या उनमें भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए? तो दोस्तों आपका जवाब क्या आ सकता है, दोनों के सोचिए। 1 सेकंड का मैं 5-10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोचिए कि जरूर क्या आप क्या करोगे, वो सोचो कि वो कह रहा है क्या विद्यार्थियों पर शैक्षणिक संस्थाओं में यूनियन के क्रियाकलाप, यूनियन के क्रियाकलाप, यूनियन का मतलब होता है समूह या ग्रुप, ऐसे बोल सकते हो आप। अरे भाई अपन कहते नहीं कि यूनियन का लीडर ये है, इस यूनियन का लीडर ये है, जैसे कोई कार्यक्रम, जैसे कि बाहर देखते हैं कुलियों का लीडर है, टैक्सी वाले हैं, टैक्सियों की यूनियन होती है, ऐसे ही कह रहा है कि संस्थाओं में यूनियन के क्रियाकलाप यानी ग्रुपिंग के अंदर कोई कार्य करना, ग्रुप में कोई 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट खड़े हो गए किसी ग्रुप में है, अब वो ग्रुप एक कोई कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य करवाना, कोई प्रोग्राम करवाना, या किसी कोई भी मतलब गेम्स वगैरह, गेम्स में भाग लेना उस यूनियन के द्वारा, तो क्या ये क्रियाकलाप को प्रतिबंधित करना चाहिए क्या शैक्षणिक संस्थानों में, यानी कॉलेजों में, स्कूलों में, क्या बंद करना चाहिए उसको, उस पर प्रतिबंधित लगा देना चाहिए, प्रतिबंध, क्या ये बताओ। तो क्या हाँ, वो कह रहा हाँ प्रतिबंध लगा देना चाहिए, विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हैं, यूनियन के क्रियाकलाप में लिप्त होने के लिए नहीं। दोस्तों क्या केवल विद्यार्थी पढ़ने के लिए, देखो शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थी अपनी रुचि से पढ़ेंगे, तो अपनी रुचि से पढ़कर विद्यार्थी का शैक्षणिक संस्थान में रुचिकर पढ़कर, मतलब पढ़कर रुचि लेकर पढ़ेगा वो, और उसका सर्वांगीण विकास होगा, उसके लिए वो शैक्षणिक संस्थान में आता है। किसके लिए आता है कि रुचिकर पढ़ाई हो और सर्वांगीण विकास हो विद्यार्थी का शैक्षणिक संस्थान के अंदर। तो अपन यही चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब है संपूर्ण विकास। अब यहाँ तो केवल और केवल पढ़ाई की, तो उसका शारीरिक कैसे विकास हुआ बताओ मुझे, ओनली मानसिक हुआ है। शारीरिक विकास कब होगा, जो वो प्रोग्राम्स, खेल्स वगैरह में भाग लेगा, हर प्रकार की क्रिएटिविटी करेगा कॉलेज के अंदर, हर प्रकार, जैसे कि वो बंदा गेम्स में भी भाग ले रहा, स्पीच में भी भाग ले रहा है ना, यार एग्जाम में प्रिपरेशन और टेस्टों में भाग लेना, हर प्रकार की पढ़ाई में भी रुचि है, और हर प्रकार मतलब प्रत्येक प्रकार की जो कॉलेज में गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेना, तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। वो कह रहा हाँ विद्यार्थियों पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हैं, यूनियन के क्रियाकलापों में लिप्त होने के लिए नहीं। गलत बात है दोस्तों, क्योंकि पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं लेता है, विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास चाहता है, इसलिए शैक्षणिक संस्थान में भाग लेता है। दूसरा कह रहा है नहीं प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विद्यार्थी जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ अवसर मिलने चाहिए। गलत है ये भी दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ जरूरी थोड़ी है वही उनके लिए ही कि भाई विद्यार्थी जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है, मैं कहता हूं पढ़ाई में रुचि है, वो साथ साथ यूनियन क्रियाकलाप में भाग नहीं ले सकता क्या? ले सकता है,
उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, वह विद्यार्थी जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ अवसर मिलने चाहिए। सभी के लिए समान है दोस्तों, केवल उनके लिए नहीं जिसको रुचि सबको होगी दोस्तों। ये नहीं किसी एक के लिए पर्टिकुलर कहा गया कि जिनको रुचि नहीं है उन्हीं को भाग लेने के लिए कहा गया। तो दोनों ही आपके तर्क क्या हो जाएंगे, प्रबल नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो दोनों तर्क आपके क्वेश्चन फर्स्ट के गलत हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखना अच्छी तरीके से, मैंने जो समझाया आपको वो समझना। दूसरा कह रहा है, क्या भारत में मतदान के लिए आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए? क्या कह रहा है, क्या भारत में मतदान के लिए आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों मुझे यह बताइए, क्या कह रहा है, क्या भारत में मतदान के लिए आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए? मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो, अब आपकी क्या कह रहा है वो पहले पढ़िए, फिर आप सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। देखो क्या लिखा, फर्स्ट तर्क है नहीं, किसी भी प्रचलन को बदलना मुश्किल है। दूसरा कह रहा हां, उस उम्र तक लोगों में जिम्मेदारी की भावना और उच्च स्तरीय परिपक्वता विकसित हो जाती है। अब दोस्तों ये बताइए, सोचिए क्या कह रहा है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत क्यों होता है, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाते हो। सर ने बता दिया फाइनल है, किताब ने कह दिया फाइनल है, अपने दिमाग से आपने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा नहीं। जब तक नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे दोस्तों, है? चलिए देखो मैं समझाता हूं आपको। आपने क्या सोचा होगा, आपने रिजल्ट निकाल लिया होगा कि पहला राइट होगा, दूसरा, ये लाइव क्लास है नहीं रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं जान नहीं पा रहा हूं कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या भारत में मतदान के लिए आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए? क्या भारत में मतदान के लिए आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए? आपको पता है कि अभी संविधान के अकॉर्डिंग जो मतदान की उम्र है वो आपके 18 वर्ष की है। कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु का हो गया है बंदा, वो मतदान कर सकता है, राइट? तो अब देखिए, पहला कह रहा है कि नहीं नहीं, क्या भारत में मतदान के लिए आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए कि नहीं, किसी प्रचलन को बदलना मुश्किल है। तो मैं कहता हूं दोस्तों, क्या मुश्किल है? गलत। संविधान संशोधन करके जन उपयोगी यानी जनता के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अगर वो जनता के उपयोगी के लिए, मतलब उपयोग के लिए यूज है, उपयोगी है, जनता के लिए फायदेमंद है, तो जनता के लिए संविधान में संशोधन हो सकता है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि ये आपका प्रबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं, किसी प्रचलन को बदलना मुश्किल है। क्या है दोस्तों? मुश्किल है, गलत बात है। प्रचलन में, संविधान में संशोधन करके और प्रचलन में बदलाव किया जा सकता है। अब दूसरा कह रहा हां, उस उम्र तक लोगों में जिम्मेदारी की भावना और उच्च स्तरीय परिपक्वता विकसित हो जाती है। किस उम्र तक? वो कह रहा हां, 21 की उम्र तक। अरे दोस्तों, ये भी तर्क आपको कमजोर नहीं लग रहा है क्या? गलत है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान में 18 वर्ष की आयु वाले को बालिग माना है, और वो मतदान के लिए, अभी मतदान के लिए मतलब मतदान कर सकता है, वो मतदान में भाग ले सकता है दोस्तों। तो 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति में ये जरूर थोड़ी है कि 21 वर्ष की उम्र के लोगों में जिम्मेदारी की भावना और उच्च स्तरीय परिपक्वता विकसित हो जाती है। संविधान में 18 वर्ष की आयु को भी मान लिया है कि वो बालिग है और उसमें जिम्मेदारी की भावना आ चुकी है और वो उच्च स्तरीय परिपक्वता विकसित हो चुकी है उसके अंदर। ये 18 वर्ष की आयु की, तो जरूरी नहीं है कि 21 वर्ष की आयु का ही बात हो। तो दोनों ही तर्क आपके कमजोर हैं, यानी कि गलत है दोस्तों, जो इस कथन के अकॉर्डिंग आपका जवाब नहीं दे पाए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या महिलाओं को चुनाव में, कथन बोल रहा हूं, क्या महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण मिलना चाहिए? ये क्या कह रहा है, क्या महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण मिलना चाहिए? अब इसका देखो तर्क क्या कह रहा है। तर्क कह रहा है कि नहीं। पहला तर्क क्या कह रहा है? नहीं, इससे उनके बच्चे और परिवार पर खराब असर पड़ता है।
क्या भाई, महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण मिलना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि इससे अगर मिल गया, इससे उनके बच्चे और परिवार पर खराब असर पड़ता है, और क्योंकि इनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं पर है। अरे उनके बच्चे, क्या परिवार में केवल महिलाओं के ऊपर ही है बच्चों का लालन पालन? अरे केवल महिलाओं के लिए क्या, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है क्या दोस्तों? तो पुरुषों के लिए भी है, ये तो बहुत गलत बात हो गई कि नहीं, इससे उनके बच्चे और परिवार पर खराब असर पड़ता है क्योंकि इनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं पर है। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि महिला बच्चे और परिवार के लिए जो मुख्य जो क्या कह रहा है, मुख्य जो जिम्मेदारी है वो केवल महिलाओं की हो, ये जरूरी नहीं है परिवार और बच्चे के लिए, क्योंकि पुरुषों की भी भागीदारी सम्मान होती है दोस्तों। अब देखिए, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है हाँ, इससे महिलाओं के स्तर में सुधार होगा। हाँ ये बात सही। देखो, क्या महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण मिलना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, आरक्षण मिलना चाहिए, इससे महिलाओं के स्तर में सुधार होगा। ये बात आपकी फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल अगर आप चुनाव में 33% आरक्षण मिलेगा, महिलाएं आगे आएगी तो देखो आजकल क्या है, अपने पहले पिछली जो भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग महिलाएं क्या करते हैं, घर का काम करती है दिन भर, उनको पता ही नहीं है कि चुनाव में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब महिलाएं धीरे धीरे पढ़ने लगी है, विकसित होने लगी, तो धीरे धीरे उनको चुनाव में भी अगर 33% आरक्षण मिलेगा तो वो बाहर की जैसे कि राजनीतिक कार्य में भाग लेगी, उनको पता चलेगा जनता में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, जनता के साथ कैसा हो रहा है, बर्ताव कैसा हो रहा है, तो सारा। तो महिलाओं का स्तर भी इसमें क्या होगा, वो महिलाएं हैं, तो महिलाएं अगर कोई विधायक बनेगी, सरपंच बनेगी, तो वो क्या है, उनके खुद के सपोर्ट तो करती है ना जाति। जैसे अब मैं हूँ, लड़का हूँ, तो लड़के के बारे में सोचता हूँ, लड़की के बारे में कम इतना सोचता हूँ। अब वो महिलाओं के बारे में स्वयं अपने ऊपर जो बीती हुई बात है, अगर वो किसी पोस्ट पर चली जाती है, महिला बड़ी विधायक बन गई, सीएम बन गई, प्रधानमंत्री बन गई, तो वो महिलाओं के प्रति तो अच्छा सोचेगी ना, तो उनके क्या होगा, महिलाओं के स्तर में क्या होगा, सुधार होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं, देखो सेकंड आपका तर्क क्या हो गया, राइट हो गया। तो देखो पहले में दोनों तर्क गलत, दूसरे में दोनों तर्क गलत, और तीसरे में पहला तर्क गलत और दूसरा राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इससे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कथन क्या कह रहा है। 3 तो अपन ने पढ़ लिए, चर्चा कर ली उसके बारे में। क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए? यह आपसे पूछ रहा है, क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए? जो खिलाड़ी हैं अपने देश के लिए खेल रहे हैं, क्या उन पर, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए? अब देखिए, पहला तर्क कह रहा है कि नहीं, ऐसा करना नागरिक कानून संहिता के प्रति अपमानजनक कार्य होगा। क्या दोस्तों खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इससे नागरिक कानून संहिता के प्रति अपमानजनक बात क्या होगी? क्योंकि इसका तो कोई लिंक ही नहीं है कि नागरिक कानून की तो चर्चा ही नहीं की गई है इस कथन के अंदर। तो दोस्तों पहला तर्क तो आपका गलत होना ही है कि नहीं, ऐसा करना नागरिक कानून संहिता के प्रति अपमानजनक कार्य होगा। क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे जब तो वो खेल पाएंगे। सही है, करेक्ट है, गलत है? तो ये बात तो गलत हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कह रहा है कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बोला नहीं, ध्यान देना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा करोगे? अगर ध्यान दोगे तो नागरिक कानून संहिता के प्रति अपमानजनक कार्य होगा। गलत बात है। ये नागरिक कानून संहिता के प्रति क्या कह रहा है, अपमानजनक कार्य होगा। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए अपमानजनक कार्य कैसा हो सकता है? तो ये आपका क्या हो गया, तर्क फर्स्ट गलत। दूसरा क्या कह रहा है, क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए? बोला हाँ, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के कारण ही खेल क्षेत्र में देश की प्रगति संभव हो सकती है। अगर खिलाड़ियों का स्वास्थ्य के कारण ही खेल क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में दोस्तों? देश के विकास में नहीं कह रहा है, स्वास्थ्य के कारण। अगर खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की अगर अपन देख रेख करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देंगे, तो खेल क्षेत्र में देश की प्रगति संभव हो सकती है। देखो दोस्तों, अगर अच्छा खाना
और जो खेलते समय जो उनको लिक्विड जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है खिलाड़ियों के लिए दोस्तों, जो जल्दी उनको एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है लिक्विड के रूप में। तो दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट देंगे तो उनमें क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। जितनी भी उन्होंने गेम के दौरान ऊर्जा खर्च की है, फिर पुनः उनको ऊर्जा मिल जाएगी, तो तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी, तो खिलाड़ी और अच्छा खेलेंगे, तो खेल क्षेत्र में क्या कर जाएंगे, अगर वो देश के लिए जीत जाएंगे तो उनकी प्रगति देश में, देखो खेल क्षेत्र में देश की प्रगति क्या हो गई, संभव हो सकती है। बिल्कुल राइट बात है। तो ये तर्क आपका मजबूत है, ये आपका कमजोर है, क्योंकि ऐसा करना ये नागरिक कानून संहिता के प्रति मतलब अपमानजनक है। ये बात गलत बात कह रहे हैं कि ये नागरिक कानून संहिता के प्रति इनका तो कोई उल्लेख ही नहीं है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। तो पहला आपका गलत हो गया दोस्तों तर्क, और दूसरा आपका राइट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पर चर्चा करते हैं। अभी 4 पे हुई है, 5 पे दोस्तों क्या ध्यान रखना, एक एक चीज को समझा रहा हूं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए खिलाड़ियों के लिए ले लिया, अलग अलग क्वेश्चन बताएं। देखो, क्या गर्मी के दिनों में तरलीय पदार्थ या तरलीय भोजन पर ध्यान देना चाहिए? क्या कह रहा है, क्या गर्मी के दिनों में तरलीय भोजन होता है, लिक्विड में फूड्स होता है, जो लिक्विड के रूप में फूड्स, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपको पूछ रहा है, क्या गर्मी के दिनों में तरलीय भोजन पर ध्यान देना चाहिए? अब आप इन तर्क को देखिए कि वास्तविकता में ये तर्क सही है या दूसरा वाला सही है या पहला सही है। पहला सही है तो केवल फर्स्ट आंसर होगा, दूसरा सही है तो केवल सेकंड आंसर होता है दोस्तों। पहला और दूसरा दोनों सही होता है तो सी आंसर, वहां पर देख लेना। अगर दोनों ही गलत है तो डी आंसर। ऐसे आपको आंसर देना है। तो 4 ऑप्शन आते हैं, ये तो आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा। बोला आपने कहा सर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दोस्तों ऊपर क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे आएंगे, नीचे ये चीजें दे रखी होगी आपको। तो देखिए, क्या गर्मी के दिनों में तरलीय भोजन पर ध्यान देना चाहिए? अब पहला तर्क क्या कह रहा है कि हाँ ध्यान देना चाहिए, हाँ ध्यान देना चाहिए। सभी कलाकारों का ध्यान इस समय इस ओर अत्यधिक होता है। क्या राइट बात है क्या दोस्तों? नहीं, सभी कलाकारों का ध्यान इस समय इस ओर अत्यधिक होता है, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। सभी कलाकारों का ध्यान है वो गर्मियों में क्या केवल लिक्विड भोजन की ओर ही होता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है दोस्तों, तो ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, हाँ इस प्रकार के भोजन, क्या कह रहा है, हाँ लिक्विड रूप में जो भोजन होता है, जो तरलीय भोजन होता है, इस प्रकार का भोजन शरीर में पानी की कमी पूर्ति करते हैं, जो कि मनुष्य के लिए लाभकारी होता है। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, क्योंकि देखो गर्मियों में अगर आप लिक्विड भोजन प्राप्त करोगे, लिक्विड भोजन लोगे दोस्तों, तो जो शरीर में जो आपको पता है कि पसीना कब आता है, गर्मियों में आता है, सर्दियों में थोड़ी आता है दोस्तों। तो गर्मियों में आता है तो जो अपने शरीर में जो पानी होता है वो पसीने के रूप में बाहर आ जाता है। तो बार बार गर्मियों में क्या अपने को प्यास लगती है ज़्यादा दोस्तों। तो गर्मियों में पानी की जो कमी अगर नहीं आए शरीर में, तो वो शरीर के मतलब स्वस्थ रहता है, ये ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि हाँ देखो क्या कह रहा है, क्या गर्मी के दिनों में तरलीय भोजन पर ध्यान देना चाहिए? बोला हाँ, इस प्रकार के भोजन पर शरीर में पानी की कमी पूर्ति करते हैं, और जो कि मनुष्य के लिए क्या होती है, लाभकारी होती है। दोस्तों बिल्कुल राइट बात है, ये आपका ठोस तर्क है, बहुत ही अच्छा तर्क है। ये आपका पहला कमजोर तर्क हो गया, तो इसमें केवल सेकंड राइट होगा दोस्तों, केवल सेकंड, और इसमें भी आपका केवल सेकंड था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में क्या कह रहा है, क्या भारत में पटाखों में पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए? क्या भारत में जो पटाखे हैं, अभी दिवाली आ रही है दोस्तों, क्या दिवाली पर जो पटाखे आ रहे हैं उन पटाखों की बात कर रहा है? क्या भारत की बात कर रहे हैं, भारत में पटाखों में पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए? अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है क्या भारत में पटाखों में पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए? अब आप इनसे सोचिए और जवाब दीजिए। ये बोल रहा नहीं, ये हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर देगा। दोस्तों क्या पटाखों पर प्रतिबंध लगेगा तो क्या हजारों श्रमिक है, प्रतिबंध लगाते ही हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे? अरे दोस्तों, कि उन बेरोजगारों को दूसरे जो भी उद्योग धंधे हैं, जो पटाखे के अलावा और कोई कार्य,
उनमें उन श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है, उनको व्यवस्था कर सकते हैं, उनको उधर ट्रांसफर कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि हजारों जो बेरोजगार श्रमिक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे दोस्तों। कई ऐसे हैं, अब देखो कई फैक्ट्री बंद हो जाती है, क्या दूसरी फैक्ट्री में वो नहीं जाते हैं? क्या श्रमिक जाते ही हैं? तो हजारों श्रमिक इससे बेरोजगार हो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी बात नहीं है। तो ये आपकी बात क्या हो गई दोस्तों? गलत। दूसरा कह रहा, हाँ पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। ये भी दोस्तों जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है क्या कि पटाखा की जो कंपनी है उसमें केवल और केवल बात करें तो बड़े पैमाने पर कह रहे हैं बाल श्रमिक ही का इस्तेमाल करते हैं? जरूर थोड़ी है। बाल श्रमिक वहां बालक रूप में ही छोटे श्रमिक आते हैं जो कम उम्र के हो, बाल श्रमिक ही वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी आपका तर्क मजबूत नहीं है दोस्तों, कमजोर है। तो दोनों ही आपके गलत हैं उसके कहने के मुताबिक। वापस वो समझा रहा हूं, सोच लेना, क्या भारत में पटाखों में पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? तो आप ये पहला कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, प्रतिबंध करोगे तो हजारों श्रमिकों को बेरोजगार कर देगा। जरूर थोड़ी है दोस्तों कि हजारों श्रमिक इससे बेरोजगार हो जाएंगे। आपको पता मैंने क्या कहा कि अगर एक उद्योग पटाखा का नहीं है तो बाकी उद्योगों में श्रमिक जाके अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ये जरूरी नहीं होता कि बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा कह रहा कि हाँ बंद कर दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए इस पर, क्योंकि पटाखा निर्माण के जो निर्माता है वो बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? बाल श्रमिक का मतलब होता है दोस्तों जो 18 वर्ष की कम आयु के जो लड़के हैं वो उनका जो श्रमिक बना देना, उनको जो पटाखा कंपनी में लगा के ये कह रहा है कि बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा उल्लेख अपने प्रतिबंध इसमें नहीं है कथन में कि उनमें बाल श्रमिकों का मतलब इस्तेमाल किया जाता है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों इस कथन को ध्यान में रखते हुए। तो दोनों तर्क आपके क्या हो जाएंगे? गलत। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कथन और तर्क तो मैंने ले लिया, अब मैं आपको समझाने को चाह रहा हूं कि कार्यवाही भी लेते हैं और पूर्व धारणा भी लेते हैं। तो चलो पहले कार्यवाही के क्वेश्चन लेता हूं। कार्यवाहियां क्या होती है? तो अभी कथन और तर्क लिए थे अपन, अब कथन और कार्यवाहियां लेंगे, फिर अपन कथन और पूर्व धारणाएं लेंगे। तो कथन एवं कार्यवाहियों पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हाँ दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब मैंने क्या लिया? कथन ले लिया और दोस्तों कार्यवाहियां ले लिया। कथन कार्यवाहियां। चलिए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 7वें क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि मानवता के प्रति उचित क्रियान्वयन हेतु भिखारियों को दान न दें। एक मानवता के प्रति वो कह रहा है कि मानवता के प्रति उचित क्रियान्वयन, यानी कि एक उचित क्रियान्वयन, उचित क्रिया के अकॉर्डिंग यानी कार्य के अकॉर्डिंग, मानवता के प्रति जो अपन सोच रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, व्यक्तिगत नहीं, ध्यान देना, मानवता के प्रति उचित क्रियान्वयन हेतु भिखारियों को दान न दें। ये कौन कह रहा? कथन में कह रहा है। तो अपने को अपने हिसाब से नहीं सोचना कि नहीं सर ऐसा तो नहीं करना है, भिखारियों को दान न दें, भिखारियों को दान नहीं देंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा, हैं, शराब लग जाएगा, ये है कि हम तो कोई दान भी नहीं दे रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं दान देना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही। तो अपन को अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त नहीं करने। ये क्या कह रहा है कि एक मानवता के प्रति जो उचित क्रियान्वयन है, यानी कि जो मानव रूप आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग अगर एक उचित क्रियान्वयन है तो भिखारियों को जो दान न दें, ये कह रहा है। तो वो पहला देखिए कार्यवाही क्या करनी चाहिए अपने को कि भिखारियों को दान न दें। तो अब आप कार्रवाई क्या करोगे उसके ऊपर, क्या कार्यवाही करना चाहते हो? वो तो कह रहा है कथन में कि मानवता के प्रति उचित क्रियान्वयन हेतु भिखारियों को दान न दें। तो पहला आपने सोचा कि पहली कार्यवाही है कि भिखारियों को दान देना अच्छा नहीं है। क्या भिखारियों को दान देना अच्छा नहीं है? ये आपकी कार्रवाई। आप इसके बारे में ये जवाब दोगे कि भिखारियों को दान देना अच्छा नहीं है। अच्छा बुरा ये क्या होता है? गलत। तो कार्रवाई फर्स्ट आपकी गलत हो गई। दूसरी अगर कार्रवाई कह रहा है कि सभी लोगों को परिश्रम के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात राइट लगी इसके अकॉर्डिंग कि मानवता के प्रति उचित क्रियान्वयन हेतु भिखारियों को दान न दें। लेकिन ये चीज आप उसके लिए कर सकते हो कि सभी लोगों को उनको कहना पड़े अपने को, ये सभी लोगों को परिश्रम के लिए प्रेरित करना चाहिए कि भाई आपको मेहनत करनी है और मेहनत करोगे तो कहीं भीख मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब कुछ छोटा मोटा काम करोगे तो भी अपना जो खाने का जो अपनी स्थिति है उसको संभाल पाएंगे, है ना। तो दोस्तों सभी लोगों को परिश्रम के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ये इसके लिए अकॉर्डिंग एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भिखारियों को दान नहीं दोगे कि भाई भिखारियों को दान मतलब देंगे
तो ये अच्छा नहीं रहेगा, भिखारियों को दान देना अच्छा नहीं है, ये गलत बात है। उससे ये है कि भाई भिखारियों को दान ने अच्छा नहीं है। अगर दान न देना चाहिए तो आपको उचित कौन सी कार्रवाई लगेगी कि सभी लोगों को ये परिश्रम के लिए प्रेरित कर दो। जो भी भीख मांगने वाले उनको कहो भाई मेहनत करो, आप फालतू में क्यों, मतलब आपका शरीर अच्छा है, ऊर्जा है आपके शरीर में, सब कुछ है, फिर आप मेहनत क्यों नहीं करते हो, भीख क्यों मांगते हो। तो उनको कार्य के प्रति प्रेरित करो, उनको कहो कि परिश्रम करो तो मेहनत से अपना आप पैसा मिल जाएगा। समझ में आया कुछ? तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों दूसरा आपका करेक्ट है कार्यवाही, पहली आपकी क्या हो गई गलत। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन 8वां, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। बार बार वीडियो को देखो और समझो। इसमें कोई आप कहोगे कि सर शॉर्ट ट्रिक बता दो, तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है दोस्त। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक होती तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जरूर बताता, लेकिन शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। मैंने आपको समझाया है, एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको भी एक जो मानसिक रूप से सोच के जवाब देना, और वो भी अपना व्यक्तिगत विचार से नहीं, इस कथन के अकॉर्डिंग सोचना है, लॉजिक लगाना है। कह रहे हैं ओले पड़ने से ठंड बढ़ जाती है। ओले पड़ने से ठंड बढ़ जाती है, जिससे अचानक लोगों की जान भी जा सकती है। कथन कह रहा है कि ओले पड़ने से, जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में ओले पड़ेंगे उसमें क्या हो जाती है, ओले पड़ने से ठंड बढ़ जाती है। ओले पड़े हैं तो ओले पड़ने से ठंड बढ़ जाती है, जिससे अचानक लोगों की क्या जा सकती है, जान भी जा सकती है। अब कहीं किसी इलाके में आप किसी अच्छे पोस्ट पर हो, कलेक्टर की पोस्ट पर हो, आपको पता है कि इस इलाके में ओले पड़ने वाले हैं या पड़ गए, तो ओले पड़ने से ठंड भी वहाँ बढ़ जाती है, और जिससे अचानक लोगों की क्या है, जान भी जा सकती है। वहाँ इतनी ठंड से तो लोगों की जान भी जा सकती है। तो आप उसके प्रति एक कोई पद पर हो गए या कोई व्यक्तिगत आप एक साधारण मनुष्य हो, तो आपकी कार्यवाही क्या बनती है, आप क्या करोगे। तो वो कह रहा है कि सरकार को ओले पड़ने की सूचना पहले ही दे देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि मानसून के अकॉर्डिंग, मानसून बताते हैं कि वहां बारिश होने की संभावना है, तो ये भी बता सकते हैं वहां पर ओले की सूचना उन्हें पहले ही देनी चाहिए कि इस इलाके में, जैसे कि अजमेर के एरिया में, या अपने कहते हैं राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, या पूर्वी राजस्थान में, या दक्षिणी राजस्थान में, या उत्तरी राजस्थान में, जिधर भी आपको क्या पूर्वी राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में आपको ऐसा बोल दे कि इनमें ओले पड़ने की संभावना है या ओले पड़ने की संभावना है, ये आपको पहले सूचित कर दे, तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो कुछ अपने मतलब ठंड को ओले पड़ने से बचाने के लिए, भाई ठंड के लिए कुछ न कुछ ऊनी वस्त्र वगैरह, कुछ ऐसे कुछ न कुछ अपनी जो भी है वो अपनी कोई मतलब किसी से हेल्प लेके और शरण लेंगे किसी न किसी की, या उस गांव से शायद अदर गांव में कहीं व्यवस्थित होने की व्यवस्था करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, या अपनी व्यवस्था कर लेंगे। वो अपने मतलब जीवन सुधार के, भाई ओले पड़ने वाले, अपने को पता है कि अपने बारिश होने वाली है, अभी अपन अचानक बारिश आ जाए, अपने को पता है कि आज बारिश अजमेर में होने वाली, तो अपन कहीं निकल रहे हैं तो कुछ छाता वाता लेके निकलेंगे ताकि अपनी सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए। तो वही बात है कि सरकार को ओले पड़ने की सूचना पहले ही दे देनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है, देनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि जिससे अचानक लोगों की क्या जा सकती है, जान भी जा सकती है। तो देखो जान बचानी है, जनता की रक्षा करनी है, तो सरकार को ओले पड़ने की सूचना पहले ही क्या दे देनी चाहिए, दे देनी चाहिए। दूसरी क्या कह रही कार्रवाई कि सरकार द्वारा लोगों को सर्दी में ऊनी वस्त्र आवंटित किए जाने चाहिए। ये भी करेक्ट बात है कि देखो आम आदमी ऊनी वस्त्र नहीं खरीद सकता, प्रत्येक आदमी नहीं खरीद सकता। कहीं ऐसे गरीब है जिनके पास कुछ पैसा भी नहीं है, तो दोस्तों उनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो सर्दी में कहीं ऐसी सर्दी, भारी सर्दी में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों गरीबी संसार में कम नहीं है, तो उनकी सहायता के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार द्वारा लोगों को क्या देना चाहिए, सर्दी में ऊनी वस्त्र आवंटित किए जाने चाहिए ताकि उनकी जान बच जाए। जनता की रक्षा करना ही अपना धर्म है, ये ध्यान रखना। तो ओले पड़ने से ठंड बढ़ जाती है, तो ये कह रहा सरकार द्वारा लोगों को सर्दी में ऊनी वस्त्र भी आवंटित किए जाने चाहिए। बिल्कुल। अब देखो अब ये ओले पड़ेंगे तो वहां पर क्या होगी, ठंड ज्यादा पड़ेगी, जिससे अचानक लोगों की क्या हो जाएगी, जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर कह रहे हो कि सर ओले का तो नाम ही नहीं है, लोगों में सर्दी में ऊनी वस्त्र आवंटित किए जाने चाहिए। बिल्कुल, जान क्यों जाती है, केवल ओले से थोड़ी, ओले सर पे थोड़ी पड़ रहे हैं, लेकिन उससे ठंड बढ़ जाती है, और उन इलाकों में ठंड बढ़ जाती है, ठंड से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोनों कार्यवाही आपके लिए यहाँ पर प्रबल है, मजबूत है, ध्यान रखना, दोनों कार्यवाही उल्लेख है। कथन क्वेश्चन नंबर 9, कथन में क्या कह रहा है दोस्तों
परीक्षा में उच्चतम अंक लाने हेतु, परीक्षा में अच्छे अंक लाने हेतु, उच्चतम यानी हाईएस्ट, उच्चतम अंक लाने हेतु मनुष्य में परिश्रम के साथ साथ, मनुष्य में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। परीक्षा में अगर उच्चतम अंक लाना चाहते हो तो मनुष्य के में परिश्रम के साथ साथ क्या होना चाहिए, एकाग्रचित भावना, एकाग्रचित होके पढ़ाई अगर 5 घंटे की करो, जरूरी नहीं कि 18 घंटे की करो दोस्तों। मैंने यही कहा आपको कि पढ़ाई चाहे 5 घंटे ही करो, लेकिन एकाग्रचित और समयबद्धता का होना जरूरी होता है दोस्तों। अगर डेली आप 5 घंटे पढ़ते हो तो डेली पढ़ना है आपको, रेगुलरिटी होनी चाहिए। दूसरा, एकाग्रचित का मतलब है कि केवल और केवल एक ही जगह आपका ध्यान रहना चाहिए, वो किस समय, पढ़ाई में, उस समय जिस समय आप पढ़ रहे हो। तो परिश्रम के साथ साथ, परिश्रम तो हो ही गया ना, 5 घंटे पढ़ रहे हो तो वो मेहनत ही हुई। तो मनुष्य में परिश्रम के साथ साथ क्या होनी चाहिए, एकाग्रचित भावना होनी चाहिए, उसकी भावना जो एकाग्रचित होनी चाहिए, और वो समयबद्ध होना चाहिए कि पाबंद होना चाहिए समय का, कि भाई मुझे इतने घंटे पढ़ना है और बिल्कुल ध्यान लगा के ही पढ़ना है। ये जरूरी होता है, ये कह रहा परीक्षा में उच्चतम अंक लाने के लिए क्या क्या, मनुष्य में परिश्रम, परिश्रम के साथ एकाग्रचित भावना और समयबद्धता। अब देखिए आपको कार्यवाही, देखो कार्यवाहियां क्या है, कि पहली कार्रवाई है कि लोगों को ये सलाह देनी चाहिए, लोगों को ये सलाह देनी चाहिए कि वह परीक्षा के दौरान अधिकाधिक परिश्रम करें। दोस्तों एक जो वर्ड है मैंने पकड़ा, आप भी पकड़ो, लोगों को ये सलाह देनी चाहिए कि वह परीक्षा के दौरान, परीक्षा के दौरान अधिकाधिक परिश्रम करें। दोस्तों 1 महीने का खाना आपको कह दे कि एक ही दिन में खाना खा सकते होगा, नहीं खा सकते दोस्तों अपन। क्यों? क्योंकि देखो नियमित रूप से और डेली थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना, सुबह शाम ऐसे खा सकते हैं। तो वैसे ही यहां पर दोस्तों परीक्षा के दौरान, कल परीक्षा, ये परीक्षा का दौरान है, आज परीक्षा है, कल परीक्षा, परीक्षा का दौरान चल रहा है। अब परीक्षा के दौरान कहते हैं अत्यधिक मेहनत करो, ये परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना अगर परीक्षा के दौरान होगा तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, उससे परीक्षा में उच्चतम अंक नहीं आएंगे। परीक्षा के दौरान नहीं, कठिन परिश्रम तो कम से कम, आज एग्जाम है, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ोगे यार, पूरी रात मैं तो कहूँ सोए नहीं, 24 घंटे 48 घंटे पढ़ लिया आपने, और परसों एग्जाम है, आज कल आपने 48 घंटे पढ़ लिए, क्या उच्चतम अंक आ जाएंगे? क्या नहीं आ सकते दोस्तों। मैंने क्या कहा था कि परीक्षा में उच्चतम अंक लाने के लिए कथन में लिखा हुआ है कि मनुष्य परिश्रम के साथ साथ क्या होना चाहिए, एकाग्रचित भावना होनी चाहिए और समयबद्धता होना चाहिए। समयबद्धता, डेली आपको समयबद्ध के अकॉर्डिंग के इतने घंटे पढ़ना है, और लंबे समय तक अगर मेहनत करोगे तब जाके सफलता मिलती है दोस्तों, यही नहीं मिलती। तो पहला आपकी कार्यवाही गलत। दूसरा कह रहा है एकाग्रचित और समयबद्धता के लिए संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। संयमित का मतलब होता है एक सीमित जीवन। दोस्तों सीमित जीवन का मतलब है अगर आपकी एकाग्रचित और समयबद्धता के लिए, अब देखो अपन ज्यादा दोस्तों से दोस्ती रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों से, दिन में भले 50 लोगों से अपन मिलने जाएंगे, वो कहेगा भाई यहाँ हाँ मेरे ये काम है, तू मेरे रूम पे आ, वो दूसरा कहेगा चलो उसके रूम पे चलते हैं, चाय पीते हैं। ऐसे करते करते अपना जो जीवन है वो वैसे ही समय व्यस्त हो जाएगा, और जब समय ऐसे ही निकल जाएगा तो हमें समयबद्धता कैसे हुई, मैं समयबद्ध कैसे हुआ, नहीं हुआ ना दोस्तों। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर एकाग्रचित और समयबद्धता के लिए सीमित जीवन है, सीमित का मतलब है बिल्कुल सीमित दायरे में रहना पड़ेगा आपको। देखो माता पिता को 4 महीने 6 महीने के लिए, कम समय के लिए गांव जाना पड़ेगा, आप फोन पे कम बात करेंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी हालचाल पूछ लेंगे, दोस्ती का दायरा बहुत कम कर देंगे, मतलब बाहर घूमना ये सब कम कर देंगे, जिससे परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल मैं कई बार क्लास में समझाता हूं दोस्तों कि अगर आप अभी ये दोस्ती वगैरह में कम ध्यान देके एकाग्रचित होके और बिल्कुल कंटिन्यू आपको प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाई करनी है दोस्तों, 4 महीने आप 6 महीने पढ़ाई करोगे तो श्योर आप एग्जाम यानी सफलता हासिल कर लोगे, क्योंकि उच्चतम अंक हासिल हो जाएंगे परीक्षा में आपके। वो रीज़न क्या रहेगा, एकाग्रचित होना चाहिए, समयबद्धता के लिए सीमित जीवन जीना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं कि फैशन कराएंगे, पिक्चर देखने चले गए, आज वहाँ घूमने चले गए, आज उस दोस्त के पास जाना नहीं तो नाराज़ हो जाएगा, उसकी सगाई हो रही है उसमें जाना है। तो दोस्तों फिर एकाग्रचित भावना कहाँ हुई आपकी, समयबद्ध कहाँ हुए, वहाँ समय 2 दिन बर्बाद कर दिया। तो डेली का आपको इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है।
हाँ जाके आओ, लेकिन जो टाइम आपने पढ़ाई के लिए दिया है कि 6 घंटे दिए हैं तो डेली के 6 घंटे तो उस टाइम को देना ही है। और ज़्यादातर एकाग्रचित हो गए, अब देखो दिन भटकेगा नहीं भटकेगा, हमारा दिमाग है, अपना ध्यान है, वो अपना जो पूरा ही भटक जाएगा। अगर कहीं जाएंगे तो उस प्रोग्राम की अपने को 6 घंटे 8 घंटे उसकी याद रहेगी, उसके बारे में सोचेंगे हैं कि जितने लोगों से मिलेंगे उनके बारे में, वो उन्होंने क्या कहा है, क्या सुना, इसके बारे में ऐसे अपन द्वंद्व स्थिति में हो जाएंगे, तो अपन एक एकाग्रचित भावना भी नहीं रही अपने अंदर। तो दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि परीक्षा में उच्चतम अंक लाने हेतु मनुष्य परिश्रम के साथ साथ क्या होना चाहिए, एकाग्रचित भावना और समयबद्धता। तो दूसरी आपको जो कार्यवाही कह रहा है, एकाग्रचित और समयबद्धता के लिए संयमित जीवन जीना, मतलब जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त हो सके। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको कार्यवाही का समझ में आया होगा। अब देखो पूर्व धारणा से संबंधित क्वेश्चन भी ले लेता हूं, ताकि आपको कार्यवाही और कथन तर्क में ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, सोचने वाली बात है। एग्जाम में अपने को सोच के इस कथन के अकॉर्डिंग जवाब देना है, इस राष्ट्र के हित में समाज को देखते हुए आपको जवाब देना है। ये नहीं कि अपना व्यक्तिगत जवाब देना है, अपने विचार आए मन में और ठोक दिया, सर ये भी सही है, सरकार को ये कह रहे हैं खिलाड़ियों को दान, मतलब भिखारियों को दान देना अच्छा नहीं है, हाँ सही बात है सर, दान देना अच्छा नहीं है। ये कौन सी बात सही हो गई बताओ, कौन सी? दान देना अच्छा नहीं। आप देखो भिखारी भीख मांगने आता, उसको दान नहीं दे रहे हो, चल हट, ये बात अच्छी कहां से हो गई? आप ये कहोगे कि देखो तुम्हारा शरीर भी मेरे शरीर की तरह है, तुम भी कुछ काम करो, परिश्रम करो, तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा, कहीं आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसके लिए प्रेरित करो। ये चीज वो सिखा रहा है, यही आपकी कार्यवाही है। समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब मैंने क्या किया, देखो तर्क के ले लिए क्वेश्चन, कार्यवाही के ले लिए, अब पूर्व धारणा के ले रहा हूं। पूर्व धारणाएं देखो, कथन और पूर्व धारणाएं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो दोस्तों कथन में जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 10 का देखो कथन, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। जनसंख्या विस्फोट यानी जो जनसंख्या में दोस्तों धीरे धीरे वृद्धि हुई, तो भारत में जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, धीरे धीरे गिरावट आई है। वो कह रहा है गिरावट आई है। तो पूर्व धारणाएं क्या कह रही है, पूर्व धारणाएं अनुमान लगाई, क्या कह रहा है पूर्व अनुमान, कि जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। बिल्कुल, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो गुणवत्ता घटेगी, और दोस्तों अगर जनसंख्या कम होगी तो गुणवत्ता में वृद्धि होगी। देखो एक परिवार में अगर अपन बात करें कि एक परिवार है, उसके 2 ही बच्चे हैं, उस परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं। अब उन 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उनका लालन पालन का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, एक तो एक कोई व्यक्ति है उसके 11 बच्चे हैं और एक व्यक्ति के 1 ही बच्चा है। अब सोचो वो 11 के लिए जो जितना खर्च करेगा उतना वो 1 पे खर्च करे, तो देख लो आप भी कि गुणवत्ता में कितनी कमी आई, कितनी वृद्धि आई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो जनसंख्या जितनी वृद्धि होगी विस्फोट होगा। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या की वृद्धि होगी तो भारत में धीरे धीरे जीवन के जो जीने की गुणवत्ता है वो क्या हो जाएगी, गिरावट आएगी। 11 बच्चे हैं तो आप वो तो सोचो, अगर उसका पिता है वो 11 ड्रेस लाएगा एक एक, तब जाके उनके एक एक ड्रेस आएगी। अगर एक बच्चा है किसी के, उसके 11 ड्रेस लाएगा, तो आप सोचो कि उसके एक साल में 11 ड्रेसें आ गई और उनके बेचारों के एक एक ही आई है। तो देख लो ना कि उनकी जो जीवन की जो गुणवत्ता है, जीने की जो गुणवत्ता है जीवन में, खाने की, आप देख लो ना, कुछ भी चीज़ लाएगा वो, एक ब्रेड का पैकेट लाएगा तो उसके लिए कितनी दिन चलेगा, उस 11 बच्चों के लिए कितना, बताओ कितना कितना आएगा। तो इतना उसके जीवन की गुणवत्ता में क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो जनसंख्या का जीवन की गुणवत्ता में डायरेक्ट संबंध होता है दोस्तों, परस्पर संबंधित होते हैं। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो गुणवत्ता में गिरावट आएगी, यानी गुणवत्ता गिरेगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो अगर जनसंख्या में कमी आई
तो आपको पता है गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो बिल्कुल पहला राइट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, परस्पर संबंधित होते हैं। दूसरा है कि जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित नहीं है। देखो दोस्तों, लिखा हुआ साफ साफ जनसंख्या भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या में वृद्धि। क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि। विस्फोट का मतलब क्या हुआ, वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो देखो यहाँ पर जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता परस्पर कह रहा संबंधित नहीं है, शब्द आ गया है, तो ये बात गलत है। क्योंकि कथन में बिल्कुल दे रखा है जनसंख्या में वृद्धि होगी तो भारत में जीवन की गुणवत्ता में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो ये चीज है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 चर्चा करते हैं। जन संपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण, अत्यधिक जो हिंसा यानी लड़ाई झगड़े, हिंसा का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे डरावने दृश्य, तो अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। देखो बिल्कुल जनसंपर्क साधनों द्वारा, जैसे अपन टीवी चैनल देखते हैं मीडिया द्वारा, हैं इस प्रकार के जो देख रहे हैं, तो उनके द्वारा अपने को अत्यधिक हिंसा उभर रही है कि देखो आज हिंदुओं की लड़की के साथ ये हो गया, आज मोमडन के लड़की के साथ ये हो गया, आज ईसाइयों के ऐसे। तो धार्मिकता का जो धार्मिक जो रूप होता है सद्भावना का, उनमें आपस में जातियों में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है दोस्तों, हिंसा भड़क उठती है। तो हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। देखो ना आप, कितने बलात्कार वगैरह हो रहे हैं, कितना छेड़छाड़ के ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वहां से उठा के उसका अपहरण कर लिया, वहां से उठा के बड़े बड़े शहरों में दोस्तों यही हो रहा है। तो ये सारा किस कारण से हो रहा है, ये जनसंपर्क साधनों द्वारा हो रहा है ना, जनसंपर्क साधनों द्वारा। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जनसंपर्क साधन, तो संपर्क साधन में मीडिया आ गया है, फेसबुक आ गई है, व्हाट्सएप आ गया, ये सब जनसंपर्क साधन ही है। देख लो जो भी ये सॉफ्टवेयर जितनी भी कंपनियां हैं, दूरदर्शन टीवी वगैरह है, ये सारा। तो ये कह रहा है कि दूरदर्शन टीवी का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ये बात बिल्कुल राइट बात है, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है, राइट बात है। दूरदर्शन टीवी का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों दर्शकों पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, अगर देखो एक बात कहें कि हिंदुओं की लड़की को सर अपहरण करके लेगा, तो दिमाग में एक भावना आती है, जो टीवी देख रहा है उसके दर्शक के अभिमान में वो ऐसे प्रभावित होता है कि यार हमारी जाति के साथ ऐसा क्या हो गया, मोमडन में हुआ तो मोमडन के जाति के साथ ऐसा क्यों। तो ये सारी चीजें देख देख के, दूसरों को देख के, मतलब दूरदर्शन द्वारा बाहर के इलाकों से देख के हिंसा भड़क उठती है और हिंसा का प्रदर्शन होने लग जाता है। तो देखो दूरदर्शन टीवी का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल राइट बात है, पड़ता है। तो लोग आक्रामक स्वभाव के हैं, ये जरूरी थोड़ी दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखा है क्या कि भाई टीवी देखकर या ऐसी चीजें देखकर आक्रामक हो रहा है। ये कह रहा है डायरेक्ट कि लोग आक्रामक स्वभाव के हैं, ये तो गलत बात है ना। लोग आक्रामक स्वभाव के नहीं है, वो इन जैसी ऐसी घटनाएं होने के कारण आक्रामक हो जाते हैं, आक्रामक स्वभाव के नहीं होते दोस्तों। स्वभाव बाद में उत्पन्न होता है, आक्रामक स्वभाव, गुस्सा कब आता है आपको, आपको कोई ऐसी चीज कहेगा, अगर कोई प्यार से बोल रहा है नमस्कार जी, तो क्या आपके अंदर आक्रामक आएगा, बोला मेरे को नमस्कार कैसे बोल दिया। तो आक्रामक स्वभाव कब होता है, इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों लोग आक्रामक स्वभाव के, ये बात बिल्कुल गलत है, ये पूर्व धारणाएं क्या है, गलत है। दूरदर्शन टीवी का दर्शकों पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल। टीवी देखो, दूरदर्शन उसी को कहते हैं टीवी, टीवी का जो दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है बिल्कुल। इससे तो हिंसा में तो देखो दोस्तों, आज अपन यहां बैठे हैं, यूपी में कुछ हो रहा है, वहां ऐसा अत्याचार हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, बॉम्बे में ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में, तो अपने अंदर भी एक ऐसी आक्रामक भावना आ रही है कि हमारी जाति के साथ ही ये क्यों हो रहा है, उनकी जाति के साथ क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें दिमाग में आती है, क्यों आती है, उसका रीजन यही रहता है कि जनसंपर्क साधनों द्वारा ही अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि होती है दिनों दिन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब कई बालक ऐसे मेरे से पढ़े हुए हैं ऑफलाइन में, वो कहते हैं सर यहाँ तो रात की बात ही नहीं हुई, दिन की बात हो रही है, रात की बात हो रही है, हमें पता नहीं, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अरे दोस्तों, जब बात सोने की आ गई है तो सोना
सोने के लिए रात दी है। दिन में सोना, जानवर है वो सोता है दिन में, ये तो अपन आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी जो सोना है वो रात में ही होता है दोस्तों। ये जो सोना शब्द आ रहा है कि सोना चाहिए, कह रहे हैं हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये बात कब की हो रही है? रात की हो रही है, ध्यान रखना। क्योंकि बात सोने की आई है तो सोना हमेशा रात को ही माना जाता है। कब सोना है? रात। भगवान ने रात दी है, सृष्टि में जो रात बनी है वो सोने के लिए बनी है। ये तो अपन इसलिए जग रहे हैं कि भाई अपने को पढ़ना है, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं तो जग रहे हैं। सोना रात के लिए ही होता है, दिन के लिए नहीं होता दोस्तों। दिन के लिए तो वो अगर अपन कोई एनर्जी थक जाते हैं उस कारण से सोते हैं, किसी रीजन से वो रेस्ट करते हैं घंटा भर, आधा घंटा। तो ये तो कथन था हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब पूर्व धारणाएं क्या कहती है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से, क्या कह रहा है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। क्या ये पूर्व धारणा? बिल्कुल। देखो हमें वृक्ष के नीचे क्यों नहीं, मतलब नीचे नहीं सोना चाहिए, रीजन क्या है भाई? हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो ये कह रहा है कथन। तो क्या ये बात सही है कि हाँ वृक्ष के नीचे वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं इसलिए नहीं सोना चाहिए? गलत। तो फिर क्या है? वृक्ष से जो रात में CO2 निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। देखो रात में श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के दौरान छोड़ते हैं। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का घेराव ज्यादा हो जाता है। अपन अगर वृक्ष के नीचे सोएंगे दोस्तों तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा घेराव हो जाएगा, यानी ज्यादा मात्रा में हो जाएगी और ऑक्सीजन का अभाव होने लग जाएगा दोस्तों। तो अपने को जितनी मात्रा में, एक श्वसन में जितनी मात्रा में अपने को ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं पाती है। मिलती तो है लेकिन उतनी नहीं मिल पाती है, जिस कारण से देखा आपने दमा का, क्या सांस लेने में दिक्कत हो जाती है धीरे धीरे। वो पुराने बुजुर्गों में होती थी, वो पेड़ के नीचे ज़्यादा सोते थे दोस्तों। आजकल की ये बीमारी बहुत कम है लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेकिन जो रात में पेड़ के नीचे सोते हैं तो उसके कारण से, तो देखो क्या कह रहा है, वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। तभी तो कह रहा हूँ कि दमा जैसी यानी कि श्वास की बीमारी हो जाती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हमें रात को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। वृक्ष के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में CO2 निकालते हैं। कौन सी निकालते हैं दोस्तों? CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कथन कह रहा है, पूर्व धारणाएं चल रही है दोस्तों, यदि वह बुद्धिमान है। देखो क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है उसके बारे में कह रहा है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। कह रहा है अगर वो बुद्धिमान है तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। बात क्या कर रहा है? यदि वह बुद्धिमान है तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। जैसे मैंने एक बना दिया कि भाई ये कोई भी रामू है, ये रामू नाम का लड़का है, इसके बारे में अगर बात की तो ये रामू अगर बुद्धिमान है तो ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं। अब देखो पहली पूर्व धारणा क्या कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों। अगर वो बुद्धिमान होना चाहिए उसको। अगर वो बुद्धिमान नहीं होगा तो वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। इसने कहा है ना कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अगर वह बुद्धिमान नहीं है तो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। दूसरा कह रहा है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा। अब मैं सीधे ही कह दूं कि रामू बुद्धिमान है या रामू उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होगा। रामू अगर बुद्धिमान होगा रामू तभी उत्तीर्ण करेगा परीक्षा। अब मैं कह दूं कि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। अगर बुद्धिमान का जिक्र ही नहीं किया मैंने इसमें, तो ये आपकी पूर्व धारणा क्या हो जाएगी दोस्तों? गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें बुद्धिमान का उल्लेख नहीं है। और कथन में आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है यदि वह बुद्धिमान है तो ही वह परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा। मतलब उत्तीर्ण कब होगा? जब वह बुद्धिमान है। तो यह क्या कह रहा है? पहला, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। यह भी राजस्थान पुलिस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। एक एक चीज आपको जो बताने जा रहा हूं स्पष्ट रूप से एग्जाम में आया हुआ हुबहू क्वेश्चन है आपका कि यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे क्या होना चाहिए? बुद्धिमान।
दोस्तों बुद्धिमान का डायरेक्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होने का संबंध है, ध्यान रखना, बुद्धिमान का किसके साथ है, उत्तीर्ण के साथ। अब यहां पर बताओ बुद्धिमान का शब्द का उल्लेख है कि नहीं है, तो गलत हो गया। केवल वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, जरूर थोड़ी बुद्धिमान है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है तो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। 13वां 14 क्वेश्चन क्या है, 14वां, स्कूल के अधिकारियों ने, स्कूल के अधिकारी हैं, एक स्कूल है, स्कूल के अधिकारियों ने 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे, आयु वर्ग के सभी छात्रों के लिए, देखो 5 से वर्ष से लेके और 15 वर्ष के बीच की आयु के जो वर्ग के छात्र हैं, उन सभी छात्रों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया। एक चित्रकारी का कंपटीशन रखा है, चित्रकला, तो चित्रकारी, चित्र बनाना अलग अलग प्रकार के, तो ऐसी प्रतियोगिता रख दी। उम्र कौन सी है, 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों को, सभी छात्रों को स्कूल के अधिकारियों ने एक निर्णय लिया। तो अब आपको यह बताना पूर्व धारणा क्या दे रखी है कि इसके अकॉर्डिंग राइट मानी है, गलत है। 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने लिखा है ना 5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के सभी छात्रों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता। तो देखो 5 से 15 आयु वर्ग के सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। देखो दोस्तों कंपलसरी ये ले सकते हैं, कोई मना नहीं, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि लिखा 5 से 15 वर्ष की आयु का कोई भी छात्र है वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। एनी कोई भी डाउट नहीं, उसकी उम्र 5 से 15 के बीच में होनी चाहिए, वो 100% है। सभी छात्र कह रहे 5 से 15 वर्ष आयु के सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे, ले सकते हैं, कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र किसके बीच आ रही है, 5 से 15 के बीच आ रही है, तो वो सभी छात्र भाग ले सकते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है, 15 वर्ष से अधिक आयु वालों को भाग लेने की जरूरत नहीं है। ये तो दोस्तों 15 वर्ष से अधिक आयु के बारे में तो उल्लेख ही नहीं है, तो ध्यान रखना। देखो आपने सोचा कि ये देखो भाग लेने की जरूरत नहीं है, ये तो सही बात है, क्योंकि 15 के बाद तो भाग लेना ही नहीं। देखो दोस्तों जिसका उल्लेख कथन में नहीं है, यहां 15 वर्ष से अधिक आयु वालों को भाग लेने की जरूरत है तो भी गलत है, जरूरत नहीं है तो भी गलत है, क्योंकि रीजन क्या कह रहा है, ध्यान रखो। देखो अरे सॉरी दोस्तों, 15 वर्ष का तो डिस्कशन चल रहा है, 15 वर्ष तो दे रखा है ना, 15 वर्ष तो दे रखा है, अभी मैं 16 वर्ष दे देता तो प्रॉब्लम होती। 15 वर्ष से अधिक आयु, तो मतलब दोस्तों 15 वर्ष दे रखा है यहां पर, ये रहा 15 वर्ष, तो 15 वर्ष से अधिक आयु वालों को भाग लेने की जरूरत नहीं है। अगर कहता भाग लेने की जरूरत है तो गलत हो जाता, भाग लेने की जरूरत नहीं है, सही बात है। 15 वर्ष से अधिक आयु वालों को भाग लेने की इसमें जरूरत नहीं होगी। अब चलिए देखो वापस समझा देता हूं। स्कूल के अधिकारियों ने 5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में एक चित्रकारी प्रतियोगिता सभी छात्रों के बीच कंपटीशन रखा है। अब दोस्तों 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के सभी छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे, गलत नहीं है, राइट बात है। दूसरा है 15 वर्ष से अधिक आयु वालों को भाग लेने की जरूरत नहीं है जरूरत, क्योंकि इसमें 5 से 15 वर्ष के बीच की कहा है, तो 16वें वर्ष में कोई बालक है उसको इसमें भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई उसको हानि नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो 5 से 15 वर्ष के बीच ही कहा है, तो ये ध्यान रखना। तो दोनों ही प्रबल हो गए, दोनों ही राइट है आपकी पूर्व धारणा कथन। अब क्वेश्चन लास्ट 15वां क्वेश्चन दोस्तों, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर पौष्टिकता का मजा लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक्स कंपनी के, एक्स कोई कंपनी का नाम है, कोई कंपनी है उसका नाम एक्स कंपनी है, तो एक्स कंपनी का जो आटा है, जैसे कहते हैं ना गुरु भोग के आटे का इस्तेमाल करके पौष्टिकता का मजा लीजिए। ये कहते हैं कि नहीं कहते दोस्तों, गुरु भोग आटा है, वो फलाना आटा है, तो एक्स कंपनी का जो कोई आटा है, कोई कंपनी का नाम है एक्स, उस कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर पौष्टिकता का मजा लीजिए। ये एक अखबार में विज्ञापन, एक विज्ञापन था, अखबार में लिखा एक विज्ञापन आया, क्या आया, एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल करके पौष्टिकता का मजा लीजिए। ये आपके कोई विज्ञापन आया था अखबार के अंदर लिखा हुआ, और विज्ञापन में लिखा एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर पौष्टिकता का मजा लीजिए। अब देखो क्या पूर्व धारणाएं बनती है। पहला कह रहा है लोग विज्ञापन के मूल तथ्यों पर आकर्षित नहीं होते, तो दोस्तों ये तो गलत बात है ना, कह रहे हैं। अब देखो अब कोई सेल लगती है तो अपने ये है क्या कि बिल्कुल इनके कोई मूल तथ्य जो लिखे हुए हैं विज्ञापन में, कोई लोग विज्ञापन के मूल तथ्यों पर आकर्षित नहीं होते हैं कि भाई ये लिखा एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर पौष्टिकता का मजा लीजिए। यहां पर मूल तथ्य क्या है, पौष्टिकता का मजा लीजिए,
पौष्टिकता का मजा लीजिए। अब ये पौष्टिकता एक क्या आ गया, मूल तथ्य आ गया। क्या इसकी ओर आप आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे? भाई आप खा के तो देखेंगे, ट्राई तो करेंगे, भाई इन्होंने दिया है तो अपन एक बार उस आटे को चेक तो करेंगे। कह रहे हैं पौष्टिकता का मजा लीजिए, तो चेक तो करें कि भाई पौष्टिकता के लिए फायदेमंद है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि लोग विज्ञापन के मूल तथ्यों पर आकर्षित नहीं होते हैं, गलत बात है। आकर्षित हो जाते हैं, ये कह रहे हैं नहीं होते हैं, गलत बात है। दूसरा है कि जरा सी बातों को सुनकर मनुष्य आशावान दिखने लगता है। देखो जरा सी बातें सुनकर, जरा सी बातें का मतलब देखो, एक्स कंपनी के आटे का इस्तेमाल कर पौष्टिकता का मजा लीजिए, यानी छोटी छोटी बातों को मनुष्य, जरा सी बातों को सुनकर मनुष्य आशावान दिखने लग जाता है। आशावान का मतलब जानते हैं क्या होता है? अरे दयालु, जरा सी बातों को सुनकर मनुष्य आशावान दिखने लग जाता है, लगता है। आशावान का मतलब है कि अपने आप में ऐसा कि भाई कोई छोटी मोटी बात होती है, उनको क्या वहां पर वो चीज अच्छी मिलती है, उसके लिए वो उसके हिसाब से विश्वासी पात्र बन जाता है, मनुष्य आशावान दिखने लग जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जरा सी बातों को सुनकर मनुष्य आशावान दिखने लगता है, ये इसके लिए बिल्कुल सही है। तो दूसरी पूर्व धारणा आपकी राइट हो गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक मेरे अनुसार आपको बहुत ही अच्छा समझाया गया है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसी के साथ अब अगला चैप्टर आपका इनपुट आउटपुट रहेगा, और बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, बढ़िया अच्छी तरीके से करो दोस्तों, मेहनत करो, जी जान लगा दो। धन्यवाद।